हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों से जर्मनी के जो जॉब सीकर वीज़ा की जो चेक लिस्ट है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को एक बारी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। बहुत बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास पहले से होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें पता नहीं होती या हम ऐड करना भूल जाते हैं। वो क्योंकि वो हमारा प्लस प्लस पॉइंट पे हमारा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, लेकिन हम अगर वो डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लें तो हमारा वीज़ा हमारा विदिन 1 वीक में भी लग सकता है। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। हर चीज़, हर एक डॉक्यूमेंट मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि आप लोग एक ही बारे में ये चीज़ें समझ जाएँ, बाद में कभी भी किसी से पूछने की आपको शायद ज़रूरत ना पड़ेगी आपको। तो इस काइंडली मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि मेरे जितने भी फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ आएँगी वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं कि जर्मनी की जॉब सीकर वीज़ा, और ये आप किसी भी कंट्री से देख लें, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी यूरोपियन कंट्री से, ऑलमोस्ट सबकी रिक्वायरमेंट सेम ही है। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्या क्या चाहिए सारा कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं कि वेटिंग टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री से आप हैं, किस सिटी से आप हैं। ये टोटली डिपेंड करता है उनकी अपनी सिटी और कंट्री के हिसाब से। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता आप लोगों को, लेकिन ये आपको अपॉइंटमेंट, आप लोगों को खुद को पता होगा कि मुझे अपॉइंटमेंट कितनी जल्दी लेनी है। अगर आप लोगों ने सोच लिया कि भाई प्रोसेस मुझे स्टार्ट करना है 2 से 3 महीनों में, मैं डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज कर लूँगा, तो मुझे अपॉइंटमेंट आप अपनी अभी से आप देख सकते हैं, अपनी जर्मन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर देख लें कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या कितने महीने के बाद मिल रही है, तो सारा कुछ आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट के बारे में हम ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो A4 साइज़ में होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई आपके सारे A4 साइज़ में हो, कोई भी एक पेपर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट की साइज़ छोटी होती है, या हमारी नेशनल कार्ड हो गया, या कोई भी रेज़िडेंट कार्ड है हमारे पास, उसकी साइज़ छोटी है तो हम नॉर्मली फ़ोटोकॉपीज़ वाले हमें छोटी फ़ॉर्मेट में दे देते हैं, मतलब उसकी साइज़ प्रॉपर नहीं होती। मेक श्योर कि ये जितने भी आपके पेपर्स होंगे वो A4 साइज़ में होने चाहिए, ठीक है? सारे जितने पेपर हैं सारे के सारे A4 साइज़ में होने चाहिए। और ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये रीडेबल होने चाहिए। कभी-कभी हम फ़ोटोकॉपीज़ करवाते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी विज़िबल नहीं होती, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है रीड करने में, तो ये विज़िबल होनी चाहिए। और नॉट स्टेपल, नॉट स्टेपल का मतलब ये है कि आप इसको स्टेपल ना करें। एक हर डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके 5 से 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके पेजेस होते हैं, तो उसको हम नॉर्मली क्या करते हैं कि स्टेपलर कर देते हैं, लेकिन स्टेपल नहीं करने, हमें हमें क्या करना है, पेपर क्लिप लगाना है, ताकि क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाते हैं वहाँ पर एम्बेसी में, तो वो क्या करते हैं, वन बाय वन उसको स्कैन करते हैं। तो बाद में जब वो स्टेपलर खोलने में उनको प्रॉब्लम होती है या डॉक्यूमेंट खराब हो सकता है। इससे बेटर ये है कि आप इसको पेपर क्लिप लगा दें। पेपर क्लिप आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, जहाँ से आप फोटोकॉपी करवा रहे हैं वहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक हो गया? तो ये याद कर रखिएगा कि स्टेपल नहीं करनी है, ठीक है? उसके बाद आपको 2 सेट बनवाने हैं इसके A4 साइज़ के। पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को A4 साइज़ में एक डॉक्यूमेंट कर दें, जब कंप्लीट हो जाएँगे फिर उसी की आप दूसरी कॉपी करके उसको रेडी कर सकते हैं। उसी तरह, ठीक है? 2 सेट चाहिए होते हैं। इसको मिक्स मत कीजिएगा, पहले एक सेट बना लें, उसको अपनी किसी भी कोई भी एक पेपर लेके उसमें डाल दें, फिर दूसरा आप उसी तरह का डॉक्यूमेंट बना के, सेट बना के, उसी की फ़ोटोकॉपीज़ आपको बना के आप उसमें डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है? 2 सेट ये हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैंने पूरी एक एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर वो आप देख लेंगे तो उसमें वो उसी वीडियो को आप देख के पूरी पूरी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद आप अपनी वहाँ पर साइन साइन कर दें। और मेक श्योर कि आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये बाय हैंड, हाथों से नहीं भरना, ये कंप्यूटर से भर सकते हैं या टाइपराइटर, नॉर्मली कंप्यूटर से आप भर सकते हैं इजी से, क्योंकि पीडीएफ बिल्कुल एडिटेबल होती है। आप कंप्यूटर से इजी से भर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उधर से देख के ये मेरी फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म इजी से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें समझ में नहीं आती। हम भरना स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इससे बेटर ये है कि आप मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, आप देखें ये वन स्टेप बाय स्टेप, आपको हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप ही डॉक्यूमेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर रख लिया, कुछ डॉक्यूमेंट आपने नीचे डाल दिया, मिक्स कर दिया, बाद में उनको दे दिया, ऐसा मत कीजिएगा। ये जितने भी लाइन है, इसी लाइन के फॉर्मेट में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, ठीक हो गया? उसके बाद बायोमेट्रिक पिक्चर हो गई। यहाँ पर ये आप लिखा हुआ है साफ-साफ कि भाई 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 महीने तक के अंदर-अंदर आपकी पिक्चर होनी चाहिए विद व्हाइट व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक हो गया? और कंप्यूटर प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हमारी पुरानी पिक्चर्स होती हैं और हम किसी शॉप के पास चले जाते हैं कि बोलते हैं यार ये हमारी पिक्चर
हमें एक नंबर दिया जाता है, हम बोलते हैं कि यार चलो ये हमारा नंबर है, हमें पिक्चर निकाल के दे दो। वो क्या करते हैं, कंप्यूटराइज पिक्चर निकाल के दे देते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप काइंडली जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी रिसेंट पिक्चर जाएँ शॉप पे, उसको बोलेंगे जर्मन साइज़ की आई थिंक 35x45, यहाँ पर आप फॉर्मेट उसका देख सकते हैं, 35x45 की फॉर्मेट होता है विद वाइट बैकग्राउंड। रिसेंट आपकी जो लेटेस्ट पिक्चर होगी वही आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर वाली प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए, और आपकी ये स्टेपल टू द एप्लीकेशन फॉर्म एट द एंटर पोस्ट। इस पॉइंट को आप छोड़ दें, डायरेक्टली आप जाके जब ये फॉर्म चीज़ें बनाएंगे उसके ऊपर ही आप अपनी पिक्चर उनको हाथों हाथ ही दे देंगे तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि स्टेपल हम कभी कभी गलत कर देते हैं, कभी कभी पेज खराब हो जाता है, तो इससे बेटर यही है आप पिक्चर को एज इट इज़ उनको दे दें, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ये बोले प्रूफ ऑफ स्टे इन जर्मनी, फॉर एग्जांपल होटल रिजर्वेशन। आपको पता है कि भाई मेरा वीज़ा तकरीबन इस डेट पे लग जाएगा, या आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसे, तो आप क्या कर सकते हैं, booking.com पे एप्लीकेशन होती है ऑनलाइन, उसको ऐप इंस्टॉल करें। वहाँ पर आप जिस सिटी में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बर्लिन में जाएंगे या किसी म्यूनिक में जाएंगे या फ्रैंकफर्ट में जाएंगे, तो उस सिटी का आप होटल देख लें, कोई भी सस्ती होटल हो वहाँ की रिजर्वेशन ले लें, 1 महीने की, 10 दिन की, फॉर द टेम्परेरी बेसिस, क्योंकि वो सिर्फ प्रूफ मांगते हैं, ठीक है। उसका फिर प्रिंट ले लीजिएगा, जब आपकी रिजर्वेशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसका प्रिंट लेके यहाँ पर अटैच कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी का एड्रेस आपके इस फॉर्म पे लगेगा। ओ सॉरी, इस फॉर्म पे लगेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पे लगेगा इसी का एड्रेस। पहले आप रिजर्वेशन कीजिएगा, जो एड्रेस मिलेगा वो इसी फॉर्म पे आपको अटैच होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी सीवी होगी। सीवी आपको यूरोपियन फॉर्मेट में चाहिए, ऐसे नहीं है कि आपके एशियन फॉर्मेट में कोई सीवी पड़ी हो, आपने बस वो डाल दी, नहीं, ऐसे मत कीजिएगा कि यूरोपियन के फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी सीवी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, europass.com पे जाके आप अपनी सीवी, लेटेस्ट सीवी बना सकते हैं वहाँ पर, ताकि वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया, सीवी का पता चल गया आपको। उसके बाद आपके जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने बैचलर तक किया हुआ है और या मास्टर आपकी एजुकेशन, तो फिर वो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी एनाबिन डेटाबेस में अटेस्टेड होनी चाहिए, ऐसे मतलब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। यहाँ से जर्मन की जितने भी जर्मन इदारा है वहाँ से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए आपकी लेटेस्ट डिग्री। ऐसे नहीं है कि आपकी वहाँ पर नहीं आ रहा, अगर रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, एनाबिन डेटाबेस में नहीं आ रही, इससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा कि अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेंड करने पड़ेंगे जर्मनी बाय DHL। आप सेंड कर सकते हैं, उसकी कोई कॉस्ट है, कॉस्ट दे के उसके बाद आपको अगर 3 महीने तक की प्रोसेसिंग होती है, 3 महीने में वो आपको अपनी डिग्री वेरीफाई करके वो सेंड कर देंगे, ठीक हो गया। ये सिंपल प्रोसेस है। नॉर्मली 90% केसेस में उसमें एनाबेस डेटाबेस में अपनी डिग्री का नाम आ जाता है, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। जैसे मेरा आ गया था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था इस केस में। सिर्फ आपको एनाबेस डेटाबेस में अपनी लेटेस्ट डिग्री चेक करनी है कि भाई उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यूनिवर्सिटी और डिग्री दोनों आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आ रहा हो एक नहीं आ रहा हो। तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी तो 100% आ जाती है, डिग्री कभी कभी किसी की नहीं आती, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर जॉब सीकर वीज़ा पे आप नहीं जा रहे या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि यार हमें एटलीस्ट B1 सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कि B1 प्रोसेस आप इतना इजी से कर पाएंगे, क्योंकि 1.5 से 2 साल का प्रोसेस है। ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, इसमें हम कभी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन, क्यों अभी हम जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग एक अलग ही टॉपिक है, ठीक हो गया। अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो 6 ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपना ब्लॉग अकाउंट खुलवाना है 6 महीने के हिसाब से। ये आप देख रहे हैं, इसको काउंट करें, ऑलमोस्ट 5682 यूरोज आपके ब्लॉग अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करने हैं, आप जिस कंट्री से भी हैं, ठीक है। ये पर मंथ का खर्चा है, ये 6 मंथ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको जो वीज़ा मिलता है वो 6 महीने का वीज़ा मिलता है, ठीक हो गया। तो इसमें आपको ये ज़रूर ऐड करना है, इसके बगैर आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा, एप्लीकेशन प्रोसीड ही नहीं होगी, ठीक हो गया। अगर ये ऑप्शन नहीं है, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है, अगर वो आपको ऑब्लिगेशन लेटर सेंड कर देता है तो फिर तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 90% केसेस में ये चीज़ें होंगी, 99% में। तो इससे बेटर यही है कि ब्लॉक अकाउंट खुलवा लें, कोई भी इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर अगर आपका कोई रिलेटिव है, भाई है या कज़न है, अगर वो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो फिर वेल एंड गुड है। इन केस में आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपका सातवां जो पॉइंट है, इसमें एटलीस्ट आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें इतना बैलेंस होना चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी है, 5 लाख तक मिनिमम होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट, ताकि आपको
अगर जॉब नहीं मिलती 6 महीने के बाद तो एटलीस्ट आपके पास इतना खर्चा होना चाहिए कि आप वापस आ जाओगे अपने घर। तो वो सिर्फ कंफर्मेशन चाहते हैं, रिटर्न टिकट के पैसे होने चाहिए उसमें 5-6 लाख रुपए, और साथ ही साथ अपनी कंफर्म टिकट जब उनको दिखाओगे, लेकिन ये अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका वीज़ा लग जाएगा उसके बाद ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, लेकिन ये अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट आपको ऐड करनी है, उसमें 5 लाख होने चाहिए, 6 महीने की लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद पासपोर्ट कॉपीज़ पेज 1 पेज 2। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो अगर प्रीवियस पासपोर्ट फॉर एग्जांपल आपका कोई ओल्ड पासपोर्ट आपके पास रखा हुआ है, उसकी पूरा का पूरा वो फोटोकॉपीज, उसके साथ आपका लेटेस्ट पासपोर्ट, उसकी पूरी की पूरी फोटोकॉपीज। अगर आपका पुराना पासपोर्ट गुम हो गया है तो उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पुलिस का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसकी कोई एफआईआर होनी चाहिए आपके पास कि भाई वो मेरा गुम हो गया है, ये मेरा लेटेस्ट है। ठीक हो गया। क्योंकि अगर नए पासपोर्ट आपका ऑब्वियसली पुराने पासपोर्ट का नंबर भी होगा, और फिर उस पर कोई आपका रिफ्यूजल केस हो सकता है, या आप किसी कंट्री से डिपोर्ट हुए हो, क्या भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका अपना पुराना पासपोर्ट भी इसमें अटैच करना है, अगर है तो। अगर नया है तो नहीं है तो सिर्फ आपको लेटेस्ट ही ऐड करना है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस है। वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस आप किसी भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप जर्मनी का यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जब आपका वीज़ा लग जाएगा तब आपसे वो मांगेंगे। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं इनको। ठीक है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको 30,000 तक की वो कवरेज देते हैं। आई थिंक कॉस्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कोई होगी कोई 20 to 50 यूरो तक होगी इसकी कॉस्ट, 6 महीने की वो आपको दे देंगे। ये अपने कंट्री के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, लेकिन ये रिक्वायरमेंट आफ्टर वीज़ा की मतलब वीज़ा लगने के बाद ही है। ठीक हो गया। 10वीं जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल, यही मैंने आपके बात की कि आपके पास कोई अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल है, या आपके पास कोई कहीं से आप डिपोर्ट हुए हो, या कुछ ऐसी चीज़ें आपने हैं की हुई हैं पहले, आपकी कोई हिस्ट्री ख़राब है या पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प है, तो मेक श्योर कि उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि भाई मैं इस वजह से डिपोर्ट हुआ था, या मेरे पास कोई ऐसा रीज़न आपके पास होना चाहिए। ठीक हो गया। तो वो ज़रूर है, अगर नहीं है तो कुछ तो ये पॉइंट आपके लिए काम का नहीं है। नॉर्मली ये 99% केसेस में ये नहीं होगा वैलिड। उसके बाद एप्लीकेशन डिक्लेरेशन, ये एक पीडीएफ मिलेगी, उस पर अपना नाम, सरनेम और डेट ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ सब मेंशन करना, और एक और फॉर्म होगा उस पर सिग्नेचर करनी है। उसके साथ आपके अपॉइंटमेंट की एक स्क्रीनशॉट लेना है। इसमें और क्या डॉक्यूमेंट आपको ऐड करने हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास कंपनी का कोई इंटरव्यू लेटर है, किसी भी कंपनी में अगर 2 या 3 इंटरव्यूज़ लेटर हैं, सिर्फ इंटरव्यू लेटर में ही बात कर रहा हूँ मैं, ऑफर लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू लेटर की बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू लेटर आपके पास 1 या 2 या 3 होंगे तो आपको इनको लगेगा कि यार बंदा जेन्युइन बंदा है, जा रहा है, डेफिनेटली वहाँ पर जाके जॉब सर्च करेगा और जॉब ले लेगा वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ जाते हैं, फिर वापसी का वो बोलते हैं जॉब मिले तो मिले, हम तो नहीं आने आने वाले वापस। तो ये प्लस पॉइंट है, मैंने ऐड किया था तो मुझे एक हफ्ते में वीज़ा मिल गया था। तो ये आप ज़रूर ऐड करें अपना। जॉब इंटरव्यू लेटर हो गया। उसके साथ आप अपने जितने भी अगर कोई, उसके साथ मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर मोटिवेशनल लेटर आपको मेरे से चाहिए तो आप मेरे से मांग सकते हैं। एक उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो को देखें, किस तरह आप मेरे से मांग सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। मोटिवेशन लेटर भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मैं इस तरह जाऊँगा, अगर मैं वहाँ पर जाने के बाद मेरे ये स्टेप्स होंगे, और बड़ी एक मैंने अच्छे से एक मोटिवेशन लेटर बनाया हुआ है, आप अगर उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कुछ और कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपल सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं जो आपको समझ में ना आए। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।